हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे ASP.NET कोर के 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। और प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर हम ASP.NET कोर के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ASP.NET कोर का इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाले हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, ASP.NET कोर के 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स के अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मॉड्यूल 1 में से ही होगा। मैंने आपको बताया था जो शुरू के 20 क्वेश्चंस हैं वो मॉड्यूल 1 के अंदर आएंगे। और मॉड्यूल 1 किसके ऊपर बेस करता है? पूरा ASP.NET कोर फंडामेंटल्स। ठीक है, मतलब जो फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट होते हैं ASP.NET कोर के, उसमें से ये 20 क्वेश्चंस हमारे पास बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये 20 क्वेश्चंस है मॉड्यूल 1 के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर से देखो हम शुरू के 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं केस्ट्रल। ASP.NET कोर के अंदर ये केस्ट्रल क्या है, इसको हम आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज केस्ट्रल। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे देखो, तो सबसे पहले मैं इसका शॉर्ट आंसर आपको बताता हूं जो आप अपने इंटरव्यूअर को दोगे। ठीक है, यहां पे देखो क्या कह रहा है, Kestrel is the built-in cross-platform web server for ASP.NET Core। भाई देखो, ASP.NET Core की जो एप्लीकेशन होती है, वेब एप्लीकेशन होती है, वो डायनेमिक एप्लीकेशंस होती हैं, डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस होती हैं। और डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस हमारे पास वेब सर्वर के ऊपर रन करती हैं। तो ASP.NET Core का जो वेब सर्वर है, जिसमें हमारी ASP.NET Core की वेब एप्लीकेशंस रन होती हैं, उस वेब सर्वर का क्या नाम है? Kestrel। लेकिन यहां पे देखो एक और टर्म यूज की गई है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था ASP.NET कोर हमारे पास एक क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है, वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, मतलब ASP.NET कोर आपके पास विंडोज पे, लिनक्स पे, मैक, इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर चल सकती है। क्यों चल सकती है? उसकी वजह, क्योंकि भाई ASP.NET कोर जिस वेब सर्वर पे रन होता है वो वेब सर्वर भी क्रॉस प्लेटफॉर्म है। जिस तरह अगर हम इससे ASP.NET कोर से पहले की बात करें, ASP.NET फ्रेमवर्क की बात करें, तो वहां पे हमारे पास एक सर्वर यूज होता था, वेब सर्वर IIS। अब वो IIS वेब सर्वर प्योरली बेस होता था विंडोज के ऊपर। यही वजह है कि जब ASP.NET कोर लॉन्च हुआ और उसने बताया कि भाई मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म हूं, तो उसके साथ एक वेब सर्वर भी आया था जिसका नाम है केस्ट्रल। और वो केस्ट्रल जो वेब सर्वर है वो भी क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, केस्ट्रल वेब सर्वर क्या करता है, इट लिसन्स फॉर HTTP रिक्वेस्ट। मतलब जो हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, जो हम वेब एप्लीकेशन का URL एंटर करते हैं, तो वो जो हमारी HTTP रिक्वेस्ट होती है उसको सुनता कौन है, रिसीव कौन करता है? हमारे पास ये केस्ट्रल का वेब सर्वर। और फिर देखो क्या कह रहा है, इट लिसन्स फॉर HTTP रिक्वेस्ट, प्रोसेसेस देम एंड सेंड्स रिस्पॉन्स टू क्लाइंट्स। इसका मतलब केस्ट्रल का क्या क्या काम है कि वो HTTP रिक्वेस्ट को लिसन करता है, उनको प्रोसेस करता है और दोबारा क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है केस्ट्रल का, वो आपने याद रखना है कि ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, एवरी ASP.NET कोर एप्लीकेशन रन्स ऑन अ वेब सर्वर, बाय डिफॉल्ट दिस इज केस्ट्रल। मतलब जो आपकी ASP.NET कोर की वेब एप्लीकेशन होती है उसको रन करने के लिए हमें एक वेब सर्वर की जरूरत है। और बाय डिफॉल्ट जो हमें वेब सर्वर मिलता है वो कौन सा होता है, जिसका क्या नाम है? केस्ट्रल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, अब केस्ट्रल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो केस्ट्रल क्या क्या काम करता है, मतलब क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले HTTP या HTTPS की जो भी रिक्वेस्ट होती है उनको हैंडल करता है। इसका मतलब जो भी आप URL एंटर करते हो वो सबसे पहले आपके पास ये केस्ट्रल के वेब सर्वर के पास जाती है। ठीक है, मतलब वो उसको हैंडल करता है। और उसके बाद देखो, केस्ट्रल एक बहुत ज्यादा लाइट वेट और फास्ट वेब सर्वर है एज कंपेयर टू IIS मतलब जो हमें ASP.NET फ्रेमवर्क के अंदर देखने को मिलता था ना, तो वहां पे उसके कंपैरिजन में जो केस्ट्रल है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट है और फास्ट है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट। फिर यहाँ पे देखो,
वही चीज जो मैंने आपको बताया था, केस्ट्रल वेब सर्वर क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर है जो कि वर्क्स ऑन विंडोज, लिनक्स एंड मैक एज वेल। ठीक हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहां पे देखो, इन प्रोडक्शन केस्ट्रल इज कॉमनली प्लेस्ड बिहाइंड अ रिवर्स प्रॉक्सी सच एज IIS, एनजिंग्स और अपाचे। इसका मतलब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि जो हमारी प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस होती हैं जो हम ASP.NET कोर में बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि केस्ट्रल वेब सर्वर कहां पे प्लेस होता है, रिवर्स प्रॉक्सी के पीछे होता है। इसका मतलब जो हमारी रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले रिवर्स प्रॉक्सी के पास जाती है। अब ये रिवर्स प्रॉक्सी क्या है, यहां पे देखो IIS, जिंक्स और अपाचे, इनको कहा जा रहा है रिवर्स प्रॉक्सी। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि जो IIS है, जिंक्स है और अपाचे है, ये भी आपके पास वेब सर्वर्स हैं। लेकिन यहां पे पता है क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि भाई जो आप रिक्वेस्ट करते हो ना, जो आप URL एंटर करते हो HTTP रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले रिवर्स प्रॉक्सी के पास आती है। इसका मतलब सबसे पहले वो IIS या फिर जिंक्स या अपाचे के पास आती है। इन तीनों में से हम कोई एक रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं। इसका मतलब जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, सबसे पहले सपोज करो कि वो हमारे पास IIS के पास आएगी, फिर IIS से वो हमारी रिक्वेस्ट कहां चली जाएगी, केस्ट्रल वेब सर्वर के ऊपर चली जाएगी। तो भाई यहां पे देखो, अब सवाल ये बनता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो दो वेब सर्वर से होके क्यों गुजरती है। मतलब पहले रिवर्स प्रॉक्सी के पास आएगी, मतलब पहले IIS के पास हमारी रिक्वेस्ट आएगी, फिर IIS से केस्ट्रल के पास चली जाएगी। ऐसा क्यों है, मतलब दो वेब सर्वर से हमारी रिक्वेस्ट जो पास हो रही है उसका रीजन क्या है। तो यहां पे आपने एक पॉइंट याद रखना है, रिवर्स प्रॉक्सी में किसको कह रहा हूं, ये जो हमारे वेब सर्वर्स है ना, IIS, जिंक्स या अपाचे, इनको कहा जा रहा है रिवर्स प्रॉक्सी। और एक बात याद रखना, हमारी जो ASP.NET कोर की एप्लीकेशन होती है उसके अंदर हम IIS और केस्ट्रल को एक साथ यूज करते हैं, क्योंकि IIS मैंने बताया सिर्फ विंडोज स्पेसिफिक होता है, लेकिन केस्ट्रल वेब सर्वर हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो सर्वर्स यूज हो रहे हैं। और भी कुछ रीजंस हैं इन दोनों सर्वर्स को यूज करने के एक साथ, वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखो सबसे पहले तो ये समझो कि व्हाट इज अ रिवर्स प्रॉक्सी। भाई यहां पे देखो, मैं यहां पे रिवर्स प्रॉक्सी किसे कह रहा हूं, ये जो IIS सर्वर है, जिंक्स और अपाचे, इनको मैं रिवर्स प्रॉक्सी कह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे रिवर्स प्रॉक्सी को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखो क्या कह रहा है, अ रिवर्स प्रॉक्सी इज अ सर्वर। देखो भाई बात जो अभी मैंने बताई, अ रिवर्स प्रॉक्सी इज अ सर्वर दैट सिट्स बिटवीन द क्लाइंट मतलब ब्राउजर एंड योर ASP.NET कोर एप्लीकेशन रनिंग ऑन केस्ट्रल। इसका मतलब यहां पे कह रहा है कि ये रिवर्स प्रॉक्सी प्लेस कहां पे होता है, मतलब ये जो सर्वर है ये प्लेस कहां पे होता है। देखो यहां पे कह रहा है क्लाइंट मतलब आपका ब्राउजर, और आपकी जो ASP.NET कोर एप्लीकेशन रन हो रही है केस्ट्रल में, उसके दरमियान में, मतलब क्लाइंट और ASP.NET कोर एप्लीकेशन के दरमियान में आपके पास ये रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर होता है। ठीक है, फिर यहां पे देखो अब यहां पे क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ द क्लाइंट कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद केस्ट्रल, द रिक्वेस्ट फर्स्ट गोज टू द रिवर्स प्रॉक्सी विच देन फॉरवर्ड्स इट टू केस्ट्रल। मतलब देखो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे क्लाइंट डायरेक्ट केस्ट्रल से कम्युनिकेट नहीं करता, बल्कि क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है वो रिक्वेस्ट सबसे पहले रिवर्स प्रॉक्सी के पास आती है। इसका मतलब सबसे पहले IIS के पास आती है, और फिर IIS मतलब रिवर्स प्रॉक्सी उसको फॉरवर्ड कर देता है हमारे केस्ट्रल वेब सर्वर को, जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है रिवर्स प्रॉक्सी का। तो अब यहां पे देखो, विदाउट अ रिवर्स प्रॉक्सी, इसका मतलब अगर हमारे पास रिवर्स प्रॉक्सी नहीं होती तो क्लाइंट केस्ट्रल के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। यहां पे देखो एक डायग्राम से मैं समझा रहा हूं। देखो क्लाइंट ब्राउजर, यहां से हम अपनी वेब एप्लीकेशन का URL एंटर करते हैं ना, तो रिक्वेस्ट यहां पे देखो, अगर रिवर्स प्रॉक्सी हम यूज नहीं करते तो जो हमारा क्लाइंट है वो डायरेक्टली हमारे केस्ट्रल वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, जो कि हमारी ASP.NET कोर के साथ कम्युनिकेट होती है। ठीक है, मतलब देखो हमारा जो क्लाइंट है और ASP.NEट कोर ऐप है उसके बीच में केस्ट्रल है, मतलब क्लाइंट की डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है यहां पे। ठीक है, देखो यहां पे यही बता रहा है, हेयर केस्ट्रल रिसीव्स रिक्वेस्ट डायरेक्टली फ्रॉम यूजर्स। मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना वो क्या है, यहां पे देखो विद अ रिवर्स प्रॉक्सी। मतलब ये जो मैंने आपको अभी पूरा एक आर्किटेक्चर समझाया, इसके अंदर रिवर्स प्रॉक्सी का होना भी जरूरी है, क्योंकि उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखो, मतलब रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से पास होनी चाहिए, क्लाइंट मतलब क्लाइंट से आपने URL एक्सेस किया,
तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है रिवर्स प्रॉक्सी के पास, और मैंने क्या बताया, रिवर्स प्रॉक्सी क्या है, वेब सर्वर है। अब वो IIS हो सकता है, जिंक्स हो सकता है, या अपाचे हो सकता है, मतलब इन तीनों में से कोई एक होगा, याद रखना। और फिर रिवर्स प्रॉक्सी से हमारी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड हो जाती है कैस्ट्रल में, कैस्ट्रल वेब सर्वर के पास, फिर हमारी रिक्वेस्ट चली जाती है ASP.NET कोर हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो मैंने शुरू में क्या बताया था कि कैस्ट्रल हमारे पास रिवर्स प्रॉक्सी के बिहाइंड में होती है, मतलब बाद में होती है। तो सबसे पहले जो हमारी रिक्वेस्ट होती है जो क्लाइंट से आती है वो रिवर्स प्रॉक्सी के पास आती है, मतलब IIS के पास आती है, फिर IIS उसको कैस्ट्रल के पास पास कर देता है। इसका मतलब ASP.NET कोर एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास IIS और कैस्ट्रल ये दोनों वेब सर्वर्स मिलके काम करते हैं, क्योंकि IIS मैंने आपको बताया कि हमारे पास विंडोज स्पेसिफिक है, कैस्ट्रल हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ओके, सो नाउ द क्लाइंट नेवर कम्युनिकेट्स विद कैस्ट्रल डायरेक्टली। इसका मतलब इस पिक्चर के हिसाब से जब हम रिवर्स प्रॉक्सी का यूज कर रहे होते हैं तो क्लाइंट कभी भी डायरेक्टली हमारे कैस्ट्रल वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, क्योंकि उसके बीच में हमारे पास यहां पे रिवर्स प्रॉक्सी का एक सर्वर होता है, ठीक है। तो देखो, क्लाइंट और कैस्ट्रल के दरमियान में ये रिवर्स प्रॉक्सी को रखने का फायदा क्या है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ये अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो, एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं इसका कॉन्सेप्ट। इमेजिन करो एक स्कूल की एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पे देखो, सपोज करो कि जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के अंदर वो क्या है, क्लाइंट्स हैं। रिसेप्शनिस्ट होती है ना स्कूल में, उसको मैं यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी कह रहा हूं, और जो प्रिंसिपल है उसको मैं कह रहा हूं कैस्ट्रल वेब सर्वर। तो भाई होता क्या है, अगर किसी स्टूडेंट को प्रिंसिपल से मिलना है तो वो डायरेक्ट तो प्रिंसिपल के ऑफिस में नहीं जाएगा ना, वो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट के पास जाएगा, रिसेप्शनिस्ट फिर उसकी मीटिंग अरेंज करवाएगी प्रिंसिपल के साथ। तो सेम इसी तरह क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करता है हमारे ब्राउजर से, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले रिवर्स प्रॉक्सी के पास जाती है, मतलब IIS सर्वर के पास जाती है, फिर IIS सर्वर उसको हमारे कैस्ट्रल वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल, स्टूडेंट्स डोंट डायरेक्टली एंटर द प्रिंसिपल्स ऑफिस, मतलब स्टूडेंट डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जाता, बल्कि पहले रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, फिर रिसेप्शनिस्ट के जरिए वो प्रिंसिपल के पास जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक पॉइंट है। अब आगे आ जाओ, अब यहां पे देखो, वाई डू वी नीड अ रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक है। एक सवाल ये भी हो सकता है कि रिवर्स प्रॉक्सी की जरूरत पड़ती क्यों है, ठीक है। तो यहां पे देखो, कैस्ट्रल इज एन एक्सीलेंट वेब सर्वर बट रिवर्स प्रॉक्सीज प्रोवाइड एडिशनल कैपेबिलिटीज, मतलब यहां पे कह रहा है कि कैस्ट्रल एक बहुत ही जबरदस्त वेब सर्वर है, लेकिन ये जो रिवर्स प्रॉक्सीज के सर्वर्स होते हैं ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं हमारी ASP.NET कोर एप्लीकेशन को, ठीक है। जिस तरह यहां पे देखो, सबसे पहला जो एडिशनल क्या है, एक एडवांटेज है, वो है सिक्योरिटी। इसका मतलब यहां पे देखो, द रिवर्स प्रॉक्सी हाइड्स कैस्ट्रल फ्रॉम द इंटरनेट। इसका मतलब ये रिवर्स प्रॉक्सी हमारे कैस्ट्रल वेब सर्वर को इंटरनेट से हाइड रखता है, छुपा के रखता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट करेगा URL, जब भी HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा, सबसे पहले वो रिवर्स प्रॉक्सी के पास जाएगी, मतलब IIS के पास जाएगी, फिर IIS से कैस्ट्रल के पास जाएगी, ठीक है। तो यहां पे देखो, अटैकर्स कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद कैस्ट्रल, मतलब जो हमारे पास कैस्ट्रल है वो इंपॉर्टेंट वेब सर्वर है, क्योंकि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर है। तो अटैकर जो होते हैं, अटैकर्स कह लो, हैकर्स कह लो, वो कभी भी डायरेक्टली हमारे कैस्ट्रल वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मामला होता है। यहां पे देखो डायग्राम में, मतलब जो हमारा इंटरनेट है, मतलब जो क्लाइंट है, ब्राउजर है, उसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले रिवर्स प्रॉक्सी के पास जाती है, फिर रिवर्स प्रॉक्सी के बाद कहां पे जाती है, कैस्ट्रल वेब सर्वर के पास जाती है। तो एक तो इसका एडवांटेज क्या हो गया रिवर्स प्रॉक्सी का, कि एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड हो जाती है कैस्ट्रल वेब सर्वर से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड एडवांटेज यहां पे देखो, SSL और TLS, SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। तो मतलब देखो, जब हमारे पास रिक्वेस्ट HTTPS की मदद से आ रही होती है ना, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा डेटा है वो एनक्रिप्टेड है। मतलब आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी ना जिसमें HTTPS लगा हुआ होता है। वो क्यों लगा हुआ होता है, ताकि जो हमारा डेटा ट्रांसफर होगा ना वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, द रिवर्स प्रॉक्सी कैन हैंडल HTTPS इंक्रिप्शन, मतलब जो रिवर्स प्रॉक्सी के सर्वर्स होते हैं वो आपकी HTTPS इंक्रिप्शन के साथ भी
डील कर लेते हैं, मतलब उसको हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ केस्ट्रल मैनेजिंग एसएसएल सर्टिफिकेट्स आईएएस जिंक्स कैन डू इट। मतलब यहां पे कह रहा है कि जो एसएसएल सर्टिफिकेट्स को मैनेज करने का काम है ना, वो केस्ट्रल के बजाय कौन करते हैं, रिवर्स प्रॉक्सीज, जिस तरह आईएएस हो गया या एनजिंक्स हो गया, ठीक हो गया। मतलब यहां पे देखो इसकी एक डायग्राम, अगर हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट आ रही है हमारी ASP.NET Core एप्लीकेशन में, तो सबसे पहले वो रिवर्स प्रॉक्सी के पास जाएगी, मतलब IIS या जिंक्स के पास जाएगी। तो HTTPS की जो रिक्वेस्ट होती है वो एनक्रिप्टेड होती है, IIS क्या करेगा, उसे डिक्रिप्ट करके केस्ट्रल वेब सर्वर के पास भेजेगा, ठीक है। तो ये एक और एक्स्ट्रा हमारे पास एडवांटेज है जो हमें रिवर्स प्रॉक्सी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर यहां पे देखो इसका थर्ड पॉइंट, लोड बैलेंसिंग, भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। भाई देखो, जब आपकी ASP.NET Core की वेब एप्लीकेशन इंटरनेट पे चल रही होगी, पब्लिश हो गई होगी, डिप्लॉय हो गई होगी, तो वहां पे क्या होता है कि एट अ टाइम 10 रिक्वेस्ट भी आपकी एप्लीकेशन के पास आ सकती हैं, 1000 भी रिक्वेस्ट आ सकती हैं, 10,000 रिक्वेस्ट भी एट अ टाइम आपकी वेब एप्लीकेशन के पास आ सकती हैं। तो जब ज्यादा रिक्वेस्ट आती हैं तो उसका जो लोड होता है उसको बैलेंस करने का काम भी आपके पास रिवर्स प्रॉक्सी करते हैं। किस तरह से, यहां पे देखो, इफ यू हैव मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टेंसेस, मतलब यहां पे देखो एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं कि सपोज करो कि क्लाइंट है, अब क्लाइंट बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो अब सपोज करो कि अगर आपकी वेबसाइट में एक साथ 10,000 रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो होता क्या है कि जो आपकी एप्लीकेशन होती है ना, .NET Core एप्लीकेशन, उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस बन जाते हैं, मतलब मल्टीपल कॉपीज बन जाते हैं। और फिर जो रिवर्स प्रॉक्सी होता है ना, वो जो आपकी 10,000 रिक्वेस्ट थी उनको डिवाइड कर देता है आपके अलग अलग एप्लीकेशन के इंस्टेंसेस में, कॉपीज में। जिस तरह यहां पे देखो केस्ट्रल 1, केस्ट्रल 2, केस्ट्रल 3 का क्या मतलब है कि जो हमारी ASP.NET Core की एप्लीकेशन है ना, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। और फिर जो 10,000 रिक्वेस्ट आ रही है, सपोज करो कि 3,500 रिक्वेस्ट एक एप्लीकेशन के पास चली जाएगी, बाकी की रिक्वेस्ट दूसरे में चली जाएंगी और बाकी की रिक्वेस्ट तीसरे में चली जाएंगी। तो ये लोड बैलेंसिंग वाला काम भी आपके पास रिवर्स प्रॉक्सी की मदद से होता है, ताकि केस्ट्रल वेब सर्वर को बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, द रिवर्स प्रॉक्सी डिस्ट्रीब्यूट्स रिक्वेस्ट अमंग देम, मतलब रिवर्स प्रॉक्सी जो भी बहुत ज्यादा जो रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको डिवाइड कर देता है मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टेंसेस के अंदर, ठीक है। फिर आ जाओ इसका एक चौथा और लास्ट एडवांटेज मैं आपको बताता हूं, रिक्वेस्ट फिल्टरिंग। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, भाई देखो रिक्वेस्ट फिल्टरिंग, नाम से ही जाहिर है कि जो रिक्वेस्ट हमारे रिवर्स प्रॉक्सीज के पास आ रही हैं उनको फिल्टर करेगा। फिल्टर कैसे करेगा, यहां पे देखो, मतलब कौन कौन सी रिक्वेस्ट को फिल्टर करेगा, यहां पे देखो, द रिवर्स प्रॉक्सी कैन ब्लॉक मैलिशियस रिक्वेस्ट। इसका मतलब मैलिशियस रिक्वेस्ट मतलब कि भाई कोई हैकर की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आ रही है, अटैकर हो गया, ठीक है, और कोई मैलिशियस रिक्वेस्ट है, ठीक है, उनको क्या कर सकता है, रिवर्स प्रॉक्सी उनको ब्लॉक कर सकता है, मतलब IIS का सर्वर उनको ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। और फिर लिमिट रिक्वेस्ट साइज, मतलब फॉर एग्जांपल आपने यहां पे जो रिक्वेस्ट का साइज है उसको लिमिट कर दिया कि भाई फॉर एग्जांपल 1 MB से बड़ी रिक्वेस्ट नहीं आएगी या 500 KB से बड़ी रिक्वेस्ट नहीं आएगी, तो ये काम भी रिवर्स प्रॉक्सी की मदद से हो सकता है। फिर देखो ब्लॉक सर्टेन IP एड्रेसेस, सर्टेन IP एड्रेसेस का मतलब कि भाई एक IP एड्रेस से आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है आपकी एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई ये एक ऐसा IP एड्रेस है यहां से मुझे रिक्वेस्ट नहीं चाहिए अपनी एप्लीकेशन में, तो जो सर्टन आपके पास IP एड्रेसेस होते हैं, स्पेसिफिक IP एड्रेसेस, उनको भी आप रिवर्स प्रॉक्सी की मदद से क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो बिफोर दे रीच योर एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब आपकी रिक्वेस्ट को वो इस तरह से फिल्टर करता है, या तो वो रोक देगा अगर मैलिशियस रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, रिक्वेस्ट का साइज बड़ा होगा, या फिर किसी स्पेसिफिक IP एड्रेस से आ रहा है जहां पे आपने उसको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की रिक्वेस्ट फिल्टरिंग करता है आपके पास रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक हो गया। अब यहां पे देखो, अब फॉलो अप क्वेश्चंस, मतलब आपके जवाब के बाद जो इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछेगा, तो देखो वो ये पूछ सकता है कि भाई कैन केस्ट्रल बी यूज डायरेक्टली इन प्रोडक्शन, मतलब यहां पे ये कहना चाह रहा है कि हम अगर रिवर्स प्रॉक्सी को बीच में से हटा दें तो क्या हम डायरेक्ट केस्ट्रल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, यस बट मैनी प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स प्लेस इट बिहाइंड अ रिवर्स प्रॉक्सी फॉर एडिशनल कैपेबिलिटीज एंड सिक्योरिटी। मतलब यहां पे कह रहा है कि जो आपका क्लाइंट होता है ना, वो डायरेक्ट केस्ट्रल से कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन जो प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स होते हैं वहां पे
केस्ट्रल को रिवर्स प्रॉक्सी से पीछे रखा जाता है ताकि रिक्वेस्ट सबसे पहले रिवर्स प्रॉक्सी के पास आए, उसके बाद केस्ट्रल के पास आए। तो जब रिक्वेस्ट सबसे पहले रिवर्स प्रॉक्सी के पास जाती है तो इससे हमें कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज मिल जाती हैं, एडिशनल सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहां पे देखो इंटरव्यू टिप, देखो टिप क्या है, डोंट से केस्ट्रल रिप्लेसेस आईएएस। मतलब आपने ये सेंटेंस यूज नहीं करना कि केस्ट्रल ने आईएएस को रिप्लेस कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय आपने ये कहना है कि केस्ट्रल और आईएएस एक साथ मिलके काम करते हैं विद आईएएस एक्टिंग एज अ रिवर्स प्रॉक्सी, जिसके अंदर हम आईएएस को क्या कह रहे हैं, रिवर्स प्रॉक्सी कह रहे हैं। भाई एक साथ ही काम कर रहे हैं ना, क्योंकि सबसे पहले रिक्वेस्ट आ रही है रिवर्स प्रॉक्सी के पास, मतलब आईएएस के पास, फिर आईएएस उस रिक्वेस्ट को फिल्टर करके केस्ट्रल वेब सर्वर के पास ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, फिर यहां पे देखो, अब आगे समरी और उसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, केस्ट्रल इज द डिफॉल्ट वेब सर्वर, मतलब ASP.NET कोर एप्लीकेशन का डिफॉल्ट वेब सर्वर है आज के टाइम पे, दैट पावर्स ASP.NET कोर एप्लीकेशंस एंड इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पीड एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। मतलब ये कह रहा है कि आज के टाइम पे ASP.NET कोर को जो बहुत ज्यादा एम्पावर कर रहा है वो उसका डिफॉल्ट वेब सर्वर है जिसका नाम है केस्ट्रल, जो कि दो एडिशनल चीजें भी आपको प्रोवाइड करता है। एक तो स्पीड, कि भाई केस्ट्रल वेब सर्वर की स्पीड बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल आईएएस, और इसके साथ साथ क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल आईएएस में मौजूद नहीं थी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल आईएएस था वो सिर्फ विंडोज स्पेसिफिक था। ठीक है, सही है। तो ये इस क्वेश्चन की क्या हो गई, समरी। ठीक है, तो यहां पे हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आया तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।